are doing well. Your preparations are also going in a right track. This is today section 26 from Indian Contract Act. In last sessions we completed the whole those agreements जो कि public policy के against होते हैं, oppose होते हैं, and those agreements और contracts are completely void in nature. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज. ओके, मैरिज की रिस्ट्रेंट में या मैरिज में जब आप कोई भी बैरियर या रुकावट क्रिएट करते हो बिटवीन टू पीपल थ्रू एनी एग्रीमेंट, दैट इज ऑल्सो वॉइड. राइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट इन टुडेज सेशन. सेक्शन 26 को बहुत अच्छे से समझेंगे और आपको ध्यान देना है कि ऐसे एग्रीमेंट्स को क्यों वॉइड करार दिया गया है. एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज. ओके, मैरिज के लिए ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो रुकावट पैदा करे, जो बैरियर हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी क्रिएट करे ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर. सिर्फ माइनर को छोड़कर, देखिए माइनर की अगर मैरिज हो रही है और उसमें अगर कोई भी पर्सन कोई बाधा बनता है, रुकावट क्रिएट करता है, तो वो एक अच्छा बात है, बिकॉज माइनर्स आर नॉट लायबल टू मैरी. ओके, वो मैरिज नहीं कर सकते. इफ देयर इज अ मैरिज ऑफ एनी माइनर, दैट इज कंप्लीटली इलीगल, अनलॉफुल होती है. तो माइनर को छोड़कर अगर किसी भी पर्सन की मैरिज में कोई भी रिस्ट्रेंट क्रिएट की गई है थ्रू एनी पर्सन, दैट इज वॉइड. आगे क्या बोला जाता है, ये एक पॉलिसी है लॉ की टू डिस्करेज ऐसे एग्रीमेंट्स को कतई भी कोर्ट्स में विश्वास नहीं दिया जाता है या एग्रीमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है जो कि मैरिज के रिस्ट्रेंट में क्रिएट हों. ओके, मैरिज इज अ फ्रीडम between two person, freedom of choice. An agreement which restrains a person's freedom, और ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो किसी पर्सन की फ्रीडम को उससे लेता है, उसके चॉइस ऑफ टेकिंग एनी डिसीजन ऑफ मैरी को उससे छीनता है, और टू मैरी एनी पर्सन ऑफ हिज चॉइस इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी. पब्लिक पॉलिसी के भी अगेंस्ट है ये, क्योंकि हमने ये रीड किया था. और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कोई भी एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वॉइड. तो हम ऐसे एग्रीमेंट्स को वॉइड करार देते हैं और सेक्शन 26 स्पेशली मैरिज रिस्ट्रेंट एग्रीमेंट्स के ऊपर ही बना है. नेक्स्ट वी हैव दैट द रिस्ट्रेंट में बी, जो ये रुकावट है, रिस्ट्रेंट है जो थ्रू एग्रीमेंट की जाती है, ये जनरल भी हो सकती है, पार्शियल नेचर की भी हो सकती है. दैट इज पार्टी में बी रिस्ट्रेंड फ्रॉम मैरिंग एट ऑल, मीन्स एक पर्सन को बिल्कुल भी शादी करने ही नहीं दिया जा रहा है थ्रू एग्रीमेंट, उसको टोटली मना करा जा रहा है कि ही कैन नॉट मैरी. या फिर पार्शियल कैसे हो सकती है कि उसको ये मना करा जा रहा है कि फ्रॉम मैरिंग फॉर अ फिक्स्ड पीरियड और फ्रॉम मैरिंग अ पर्टिकुलर पर्सन. या तो तुम इतने टाइम तक शादी नहीं करोगे या तुम इन लोगों से शादी नहीं कर सकते. पर्टिकुलर पर्सन्स को पॉइंट आउट किया जाता है, नॉट टू मैरी देम, यू कैन मैरी अदर्स. तो ये भी एक फ्रीडम पार्शियल रिस्ट्रेंट किया जा रहा है ना. यू कैन नॉट पुट एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस वेदर दे आर पार्शियल ऑफ नेचर और वेदर दे आर ऑफ जनरल नेचर. राइट, तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट होगा वो एग्रीमेंट होता है कंप्लीटली वॉइड, उसको वॉइड करार किया जाता है. देन अ पेनल्टी, इस चीज पर एक पेनल्टी भी लगती है. और पेनल्टी क्या लगती है, पेनल्टी अपॉन री मैरिज मे नॉट हाउएवर बी रिकंस्ट्रूड एज अ रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज. देखिए ये बहुत ही अच्छी बात की गई है और इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है आपका एमसीक्यू टाइप या फिर इंटरव्यू टाइप. तो इंटरव्यू या एमसीक्यू के लिए अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसको समझिए, इसमें क्या बोला गया है कि अगर किसी पर्सन पर सेकेंड मैरिज करने पर कोई पेनल्टी इंपोज की गई है तो वो पेनल्टी एज अ काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन नहीं है या रिस्ट्रेंट नहीं है. दैट पेनल्टी इज वैलिड. ऑलराइट, देन लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू अ केस. वी हैव डिफरेंट केसेस. केस स्टडी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनी लॉ स्टूडेंट. अगर आपको कोई भी सेक्शन या कोई भी एक्ट, कोई भी प्रोविजन समझना है, उसका बेटर है आप एक केस स्टडी समझ लो.
तो केस के बिना तो मेरी क्लास आपको पता ही है हमेशा अधूरी रहती है. केस स्टडी ऑलवेज इज देयर. द वेरी फर्स्ट इज राव रानी वर्सेस गुलाब रानो. तो यहाँ पर दो लेडीज हैं, उनका केस है. दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट बिटवीन टू को-विडोज, दैट इफ एनी ऑफ देम रीमैरिड, कि अगर दोनों में से ही किसी ने दोबारा शादी करी, दोनों लेडीज को-विडोज हैं, ओके, who married the same person and now they made an agreement कि अगर हम में से कोई भी शादी करेगी पहले, she should forfeit her rights to her share in the deceased Ireland's property. Means अगर उन्होंने किसी ने भी शादी करी पहले तो वो अपना प्रॉपर्टी का शेयर सारा छोड़ के चली जाएगी जो कि डिजीज्ड की प्रॉपर्टी में से उसको मिल रहा था. और ये केस क्या बोला गया था, ये एग्रीमेंट वॉज वैलिड. ये एग्रीमेंट क्या है, वैलिड है. बिकॉज यहाँ पर ये वही सेम बात हुई जो अभी आई टोल्ड यू, पेनल्टी ऑफ रीमैरिज. तो रीमैरिज करेगी तो उसको ये करना होगा, यस दैट वाज अपहेल्ड, इसको वैलिड करार दिया गया था. नेक्स्ट केस वी हैव इज लव वर्सेस पियर्स. लव वर्सेस पियर्स केस में क्या था, एक एग्रीमेंट बनता है. इफ द एग्रीमेंट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिस टू मैरी अ पर्टिकुलर लेडी, कि एक पर्टिकुलर लेडी के लिए नहीं है कि आप उसको प्रॉमिस कर रहे हो, बट इट स्टिपुलेट्स दैट द प्रॉमिस विल नॉट मैरी एनी अदर लेडी. प्रॉमिसर, हियर इट इज प्रॉमिसर, दिस इज प्रॉमिसर, ओके. जो प्रॉमिसर है वो इस पर्टिकुलर लेडी से शादी नहीं करेगा. तो ये एक एग्रीमेंट बनता है जिसमें कि वो किसी दूसरी पार्टी के साथ और एग्रीमेंट साइन करता है कि हाँ मैं उस लेडी से शादी नहीं करूंगा. then the promisee, the agreement ये क्या है, void है, because here you are creating a kind of partial restraint, है ना. यहाँ पर रुकावट तो क्रिएट कर रहे हो ना, तो ये क्या हुआ my dear students, void. तो एक एग्रीमेंट वैलिड है, एक void है. दोनों ही केस स्टडी मैंने आपको दे दी है ताकि आपको केस लॉ से समझ में आए. now I have here a very beautiful situation जहां पर आपको समझ में आएगा कि इसमें कैसे दिया गया है. तो देखिए सिचुएशन है, अ प्रॉमिस टू मैरी अ पर्टिकुलर पर्सन डज नॉट इम्प्लाई एन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज. राइट, एक सिचुएशन बोला गया है कि अगर एक प्रॉमिस है कि आपको एक पर्टिकुलर पर्सन से शादी करनी है, दैट इज नॉट अ काइंड ऑफ रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ये जस्ट अ प्रॉमिस है. अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर ए और बी होते हैं, टू पीपल, ओके. ए और बी आपस में एग्रीमेंट में आ रहे हैं, और एग्रीमेंट में क्या आ रहे हैं कि जो बी की डॉटर होगी, ओके, बी की डॉटर यहाँ पर कौन है, सी, राइट. तो बी की जो डॉटर है सी, आपस में ये एग्रीमेंट में कह रहे हैं शैल मैरी एज सन डी, ए का सन है डी. ये आपस में एग्रीमेंट कि मेरी बेटी तुम्हारे बेटे से शादी करेगी और हम ये एग्रीमेंट में आ जाते हैं. एंड इन केस अगर सी डी से शादी नहीं करती है तो बी विल पे ₹10,000 टू ए, मैं तुम्हें 10,000 दे दूंगा. तो यहाँ पर अभी सी और डी पे तो किसी टाइप की रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है ना, उनको फ्रीडम ऑफ चॉइस का ऐसा कोई रिस्ट्रेंट क्रिएट किया गया है. दे हैव कंप्लीट फ्रीडम टू मैरी डी और नॉट टू मैरी डी. तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड. ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वाई, बिकॉज देर इज नो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज. यहाँ पर कोई मैरिज पे रुकावट नहीं है, सी करती है तो भी अच्छा है, नहीं करती तो भी अच्छा है. And an action would lie for the damages for the breach of contract under section 73. कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली वैलिड है और अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जाता है 73 के अंडर इस पे ब्रीच लग जाती है, डैमेजेस पे करने पड़ेंगे. सपोज सी नहीं करती है तो बी ने अगर उसको ए को रखा है इस चीज में तो ए को देने पड़ेंगे उसको 10,000. However, but one more thing is here very beautiful. What it say? If A and B make a family arrangement of intermarriages of their son and daughter, but अगर वो A और B खुद ही इंटरमैरिजेस के थ्रू एक फैमिली एग्रीमेंट बनाते हैं, B कहता है मेरी बेटी की शादी मैं तुम्हारे बेटे से ही करवाऊंगा, तो ये एग्रीमेंट अब सेक्शन 26 के अंडर रिस्ट्रेंट क्रिएट करता है. विदाउट आस्किंग द चॉइस ऑफ अ डॉटर, विदाउट गिविंग हर फ्रीडम, यू कैन नॉट टेक द डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ हर. सो दिस इज द एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज. और यहाँ पर अब सेक्शन 26 लगेगा. बट अगर ए और बी सोलली कोई अपना खुद का एग्रीमेंट बना रहे हैं विदाउट आस्किंग सी एंड डी और खुद कह रहे हैं अगर मेरी बेटी करेगी ठीक है, नहीं करेगी तो मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, दिस इज वैलिड अंडर सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट.
राइट। तो आई होप आपको ये सिचुएशन समझ में आई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था आज का, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 26, जिसमें बात की गई ऑफ व्हाट एग्रीमेंट्स जो कि इन रिस्ट्रेंट होते हैं मैरिज के, और वो होते हैं कंप्लीटली वॉइड। सो विद दिस सेशन इज ओवर। आई होप यू एंजॉयड। टेलीग्राम पर आपको सेशन मिलेगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।